नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 6। रानी फिर रूठ गई। राव जी मारे खुशी के फूले नहीं समाते। प्रेमिका के इंतजार में घड़ियां गिन रहे हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। नाचने गाने वालियां जमा हो गईं। गाना हो रहा है। शराब का दौर चल रहा है। उमादे को बुलाने के लिए लौंडी पर लौंडी भेजी जा रही हैं, मगर अभी तक रानी का बनाव सिंगार पूरा नहीं हुआ। मांग में मोती भरे जा रहे हैं, चोटी गूंथी जा रही है। प्रसादिका उसे परी बना देने की कोशिश कर रही हैं। उसका जी अभी तक राव जी की तरफ झुका नहीं है। खुददारी अलग दामन खींच रही है। दिल अलग मचल रहा है। अभी तक जो पशु पेश में है कि जाऊं या ना जाऊं, तबीयत किसी बात पर नहीं जमती। कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं? कहीं वह यह ख्याल तो न करने लगे कि आखिर झक मार के आई? नहीं नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं। मगर बात हार चुकी हूं। न जाऊंगी तो झूठी ठहराऊंगी। वह इसी सोच विचार में थी कि फिर बुलावा आया। उमा ने भारीली से कहा, तू जाकर कह दे आते आते आएंगी, क्या ऐसी जल्दी है? भारीली यह सुनकर सहम गई। कांपते हुए बोली, बाई जी, क्या अंधेर करती हो? मुझे क्यों भेजती हो? क्या और खबासें नहीं हैं? उमादे ने कहा, कोई हर्ज नहीं। यह जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहां ठहरना नहीं। तुझे फिर मेरे साथ चलना होगा। लाचार होकर भारीली गई। राव जी की नजर ज्यों ही उस पर पड़ी, वह रानी को भूल गए। उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वह बहुत कहती रही कि जो मैं कहने आई हूं उसे सुनिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा, तू झूठ मूठ डरती है। भट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाव के लिए ही भेजा है। जब तक वह ना आए तू ही रह, फिर चली जाना। राव जी शराब के नशे में चूर भारीली से चिपटे जाते हैं। अपनी धुन में न उसकी बात सुनते हैं, न उसे जाने देते हैं। यहाँ तक कि नाचने गाने वालियां भी महफिल का रंग देखकर वहां से खिसक जाती हैं। थोड़ी देर के बाद रानी उमादे बनाव सिंगार किए आईं तो देखा राव जी भारीली को लिए बैठे हैं। उसी दम उल्टे कदम वापस हुई। जी मैं कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी आन हाथ से न जाने पाए। उधर भारीली ने ज्यों ही रानी को देखा, घबरा कर उठी और खिड़की से नीचे कूद पड़ी। वहां बाघा नाम का संतरी पहरे पर था। जेवर की झनक सुनकर चौकन्ना हुआ। ऊपर को देखा तो भारीली नीचे गिर रही है। लपक कर उसे बचा लिया और उससे पूछने लगा, तू कौन है? परिस्तान की परी है या इंदर के अखाड़े की हूर? भारीली ने उंगली होठों पर रखकर कहा, चुप। अपनी जान की खैर चाहता है तो अभी मुझे यहां से निकाल के ले चल, नहीं तो हम तुम दोनों मारे जाएंगे। बाधा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूं, बिना आज्ञा यहां से हिल नहीं सकता। पहरा पूरा कर लूं, तब जो तू कुछ कहेगी वही करूंगा। भारीली ने गिड़गिड़ाकर कहा, इस वक्त तू मुझे अपने डेरे पर पहुंचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वरदास के पास ही था। चारण जी ने ज्यों ही उसे देखा पहचान गए। झटपट राव जी के पास पहुंचे। वह घबराए हुए बैठे थे। सब नशा हिरन हो गया। ईश्वरदास को देखते ही बहुत उदास होकर बोले, मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए। ईश्वरदास, उनमें से एक तो उड़ जाने के काबिल था, उसका क्या अफसोस। भागा सिपाही से फरमाए कि उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आवे, नहीं तो दूसरा तोता भी कभी आपके हाथ ना आएगा। राव जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। ईश्वरदास ने उसी वक्त जाकर भारीली को एक साड़नी पर सवार करा के बाघा की हिफाजत में जैसलमेर की तरफ रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी। राव जी, अब तो भट्टानी राजी होंगी? ईश्वरदास, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप तो उनका मिजाज जानते हैं। राव जी, इसी डर से तो मैं उनके पास नहीं गया। आप जाकर देखिए ना, अगर हो सकते हैं तो मना लाइए। ईश्वरदास, अब उनका आना बहुत मुश्किल है, पर मैं जाता हूं। ईश्वरदास ने जाकर देखा, राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी हैं। खवासों ने सफेद चांदनी टांग कर पर्दा कर दिया है। लौंडियां बांदियां पहरे पर हैं। पर्दे के पास दो नौकरानियां नंगी तलवारें लिए खड़ी हैं। ईश्वरदास की हिम्मत न हुई कि नजदीक जाएं। दूर से ही देखकर लौट आया और राव से सब माजरा सुनाया। राव जी झुंझलाकर, क्या भट्टानी जी बुर्ज में जा बैठी हैं?
यह क्या हरकत की? ईश्वर दास, शायद उस बुर्ज के भाग्य जागने वाले हैं। आज वहां रौनक है तो कभी पृथ्वीराज चौहान के तख्त को भी नसीब न हुई। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों का पहरा है। मेरी तो वहां जाने की हिम्मत न पड़ी, और क्या अर्ज करूं। राव जी आश्चर्य से, क्या सचमुच नंगी तलवारों का पहरा है? जी हाँ महाराज, यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। तब तो उनका मानना बिल्कुल नामुमकिन है। ईश्वरदास, हुजूर ठीक कहते हैं। रानी ने मुझसे पहले ही शर्त करवा ली थी। आपने बड़ा गजब किया कि ऐसे नाजुक मामले में उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। जब एक बार ऐसी हरकत का बुरा तजुर्बा आपको हो चुका है, दूसरी बार जरूर होशियार होना चाहिए था। रानी की तरफ से भी कुछ गलती हुई। उन्हें भारीली को ऐसे मौके पर भेजना मुनासिब न था। मगर जहां तक मेरा ख्याल है, आपकी तरफ से उनके दिल में संदेह था और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उन्होंने भारीली को भेजा था। राव जी, होनहार नहीं टलती। मैं भी बहुत पछताता हूँ। पहली बार भी भारीली ही की बदौलत बिगाड़ चुका हूँ। ईश्वरदास, खैर वह तो किसी तरह से दूर हुई, भला टली। राव जी, इसका भी मुझे अफसोस ही रहेगा। उस बेचारी की कोई खता थोड़ी न थी। ईश्वरदास बात काट कर, अभी तो भट्टानी जी 2-4 दिन महल आती नहीं दिखाई देती। उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए? राव जी, मैं तो कल चला जाऊंगा। मुझे बीकानेर पर चढ़ाई करनी है। यहाँ का जो कुछ इंतजाम मुनासिब था पहले ही कर दिया है। हुमायूं बादशाह के आने की खबर थी, वह भी नहीं आया। फिर बेकार वक्त क्यों बर्बाद करूं? तुम यहाँ रहो और उस बुर्ज के पास कनाते खड़ी करवा के पहरे चौकी का पूरा पूरा बंदोबस्त करो। जब बाई जी का मिजाज जरा धीमा हो तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आना। मैं किलेदार से कह दूंगा, वह सब इंतजाम कर देगा। राव जी यह कहकर दूसरे दिन अजमेर के लिए रवाना हो गए। दीवान ने उनके हुक्म से रामसिर परगना रानी उमादे की जागीर में लिखकर पट्टा उनके पास भेज दिया। अब अजमेर में रानी की अमलदारी है। किलेदार उसकी ड्योढ़ी पर पहरे और कनात का इंतजाम करके रोज शाम सवेरे सलाम को हाजिर होता है। अजमेर का फौजदार रोज रानी की ड्योढ़ी पर मुजरे के लिए आता है और उसी की सलाह और हुक्म से अपना काम करता है। उमादे का नाम अब रूठी रानी मशहूर हो गया है। वह बुर्ज भी अब रूठी रानी का बुर्ज कहलाने लगा है और आज तक इसी नाम से मशहूर है। जोधपुर पहुंचकर राव मालदेव ने सुना कि बंगाल में हुमायूं और शेरशाह से लड़ाई छिड़ गई और दिल्ली आगरा खाली पड़ा है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने बीकानेर का ख्याल छोड़ दिया और पूरब की तरफ लौट पड़े और हिंदुओं बयाना एक फतेह करते हुए चले गए। वहां से लौटकर संवत 1592 में बीकानेर भी जीत लिया। इस बीच शेरशाह हुमायूं को सिंध में भगाकर आगरा पहुंचा। उसके आते ही वे सब राजे, रईस, ठाकुर जिनके इलाके मालदेव ने दबा लिए थे, बीकानेर की सरपरस्ती में शेरशाह के दरबार में फरियाद के लिए हाजिर हुए और उसे राव पर हमला करने के लिए आमादा करने लगे। मालदेव भी बेखबर न था। 80,000 सवार शेरशाह के मुकाबले के लिए इकट्ठे हुए और ईश्वरदास को लिखा कि आप रूठी रानी को लेकर चले आइए और अजमेर के किले में जंगी बंदोबस्त करा दीजिए। रूठी रानी ने इस पर कहा, मुझे क्या डर पड़ा है? मैं तो राजपूत की बेटी हूँ। किले पर कोई चढ़ आएगा तो मैं कुरमेती हांडी की तरह लड़कर मरूंगी। कुरमेती हांडी महाराणा सांगा की रानी और उदय सिंह की मां थी। जब गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने संवत 1561 में चित्तौड़ का किला जीता तो कुरमेती 72,000 औरतों के साथ आबरू बचाने के लिए चिता बनाकर जल मरी। राव जी को लिख दो कि यह किला मेरे भरोसे पर छोड़ दें और बाकी राज्य को बचाने का इंतजाम करें। राव जी ने जवाब दिया, अजमेर में तो हम शेरशाह से लड़ेंगे, वहां रानी का रहना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें ऐसा ही राजपूती दिखाने की इच्छा है तो जोधपुर का किला हाजिर है, हम उसे बिल्कुल उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देंगे। उनको बहुत जल्द लाओ। ईश्वरदास ने तब रानी से कहा, भाई जी, महाराज को आपकी बात मंजूर है, मगर अजमेर के बदले जोधपुर का किला आपको सौंपा जाएगा। अब वहां तशरीफ ले चलिए, वो अपना घर है। अजमेर तो पराई जायदाद है, थोड़े ही दिनों से हमारे कब्जे में आया है। रानी ने कहा, बहुत खूब, जो राव की मर्जी हो। अजमेर न सही जोधपुर सही, सवारी का इंतजाम करो। अगर यह मौका ना आता तो मैं यहां से हरगिज न जाती।
दोस्तों, अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी अध्याय 6।